नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ राजस्थान जीके की। दोस्तों कल क्लास कुछ वजह से नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं जयपुर से बाहर चला गया था कल। तो दोस्तों आज फिर से अपनी उसी समय रोजाना क्लास हो रही है। देख सकते हो दोस्तों, आज भी शाम को 7 बजे अब जो है रोजाना शाम को 7 बजे डेली क्लास होगी। तो आप इस वीडियो को फटाफट से सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिए जितना भी हो सके। दोस्तों अपने को पूरे में से पूरे नंबर चाहिए राजस्थान जीके में, एक भी नंबर कम नहीं होने देना है क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ रहा है और राजस्थान जीके आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएगी। क्या करेगी? राजस्थान जीके आपको सिलेक्शन दिलवाएगी और मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आप तैयारी में जुट जाओ। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 4th क्लास टेस्ट सीरीज का आज ऑफर का अंतिम दिन है। जिनको भी 149 रुपये में टेस्ट सीरीज लेनी है, मात्र 149 है, टॉपिक वाइज 200 टेस्ट पेपर है। जिनको भी लेना है आज ले सकते हो, अंतिम मौका है। वीडियो के अंत में सारी जानकारी बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से आराम से देखना अंत तक, ठीक है। जिनको लाभ उठाना है टेस्ट सीरीज का वो उठा लेना, आज अंतिम तिथि है। चलो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। मरु विकास कार्यक्रम वित्त पोषण होता है। आपको बताना है मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है किसके द्वारा? चलिए बताइए। तो मरु विकास कार्यक्रम में दोस्तों जो केंद्र सरकार है, यानी कि जो केंद्र सेंट्रल की सरकार है, वो देती है 75% और राजस्थान की सरकार देती है 25%। तो जिसमें भी ऑप्शन में नजर आ रहा है दिए रहा, 75% केंद्र सरकार और 25% राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम में वित्त पोषण। अगला प्रश्न दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए और ये आज की 49वीं नंबर की क्लास है अपनी। राजस्थान में कस घास उत्पादित जिले हैं, यानी कि जो कस घास होती है ना, ये राजस्थान में कौन कौन से जिलों में मिलती है वो आपको बताना है। सुगंधित घास होती है दोस्तों, ये किस टाइप की होती है? सुगंधित होती है। ये आप लोगों को पता होगा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, इन जिलों में मिलती है। ये खस घास कहां मिलती है? टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, इन जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको दोस्तों पूर्व से लेकर के आपको पश्चिम की ओर जिलों का क्रम बताना है। तो आपको इधर चलना है पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि धौलपुर से जैसलमेर की तरफ अपने को चलना है और उनका सही से अपने को बता देना है। तो आपको पता होगा दोस्तों, इधर पूर्व साइड में दोस्तों बूंदी पड़ता है। सबसे पहले बूंदी आएगा, बूंदी के बाद अजमेर आता है, अजमेर के बाद थोड़ा पाली और आपको पता है पश्चिम साइड में दोस्तों बाड़मेर आता है। तो 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में अपना सही हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने को, तो सब कुछ मिलाया था। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, मगरा, पुंगल, सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? आपको बताना है मगरा हो गई, पुंगल हो गई, सोनाड़ी हो गई, निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? किसकी कुछ नस्लें हैं? तो ये आपका हो जाएगा भेड़ की। किसकी नस्लें हैं दोस्तों? ये मगरा, पुंगल, सोनाड़ी, ये किसकी नस्लें हैं? ये भेड़ की नस्लें हैं। किसकी? भेड़ की नस्लें हैं मित्रों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो निम्न में से कौन दोस्तों मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो आपको पता होगा जैविक कृषि करना कोई दोस्तों क्या है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। जबकि आप लोगों को पता है प्राकृतिक कारण भी होता है, मानवीय कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण में जैसे बात करें तो जैसे कौन कौन से प्राकृतिक कारण होते हैं मरुस्थलीकरण के बढ़ने के? तो जलवायु परिवर्तन होता है, ताप में वृद्धि, मृदा अपरदन, गतिशील बालू का स्तूप, अम्लीय वर्षा, उल्कापात और जनसंख्या दबाव, अनावृष्टि, ये सब दोस्तों प्राकृतिक कारण है। जबकि मानवीय कारण भी होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे द्वारा भी कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे मरुस्थल बढ़ता है, जैसे कि वनों की कटाई करना, पर्यावरण प्रदूषण करना, औद्योगिकरण करना, भूमि जल पर अत्यधिक दोहन करना, स्थानांतरित कृषि और परंपरा या अवैधानिक जो कृषि होती है ना वो वाली, अत्यधिक कीटनाशकों और रासायनिकों का उपयोग करते हैं। इस कारण ये हमारे द्वारा भी दोस्तों क्या होता है? मरुस्थलीकरण बढ़ता है।
चलते हैं दोस्तों, समझ में आ गई होगी आपको बात। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों, अगला और प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के लिए। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलान करना है, मिलाओ। अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, इधर इधर स्थिति दे रखा है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य आप सभी को पता है प्रतापगढ़ में है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सरिस्का आपको पता है कहाँ पर है? अलवर में है। उसके अलावा केला देवी, तो केला देवी तो भरतपुर में थोड़ी है, केला देवी करौली में। क्यों? केला देवी माता जी भी कहाँ है? करौली में। तो केला देवी भी कहाँ है अभ्यारण्य? ये भी अपना करौली में। जबकि केवला देव घना पक्षी बिहार ये भरतपुर में है। तो अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न ये रहा दोस्तों, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलान करना है। इधर दे रखा है वन्य जीव अभ्यारण्य, इधर दे रखा है जिला। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आप सबको पता है ये बूंदी जिले में है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और जवाहर सागर कहाँ है? तो जवाहर सागर भी आपको पता होगा कोटा में। रामगढ़ विषधारी तो दोस्तों बूंदी में है और जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में। ताल छापर कहाँ है? आपको पता है काले हिरण भी मिलते हैं यहाँ चूरू में। वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये अपने जो 4th क्लास वाले भर्ती में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? बूंदी, सीधा आएगा ऐसा। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू, सीधा प्रश्न आने वाला। वन विहार कहाँ है? धौलपुर। ताल छापर कहाँ है? चूरू। जवाहर सागर कहाँ है? कोटा, सीधा प्रश्न आएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? आपको बताना है मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? चलो बताओ फटाफट। तो जवाब हो जाएगा झाडोल। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? तो याद रखना झाडोल। अगला प्रश्न, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? आपको बताना है बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? तो सभी को बताना है इसका सही जवाब। सभी विद्यार्थी फटाफट से इसका जवाब देंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है, महाराव उम्मेद सिंह। क्या हो जाएगा? महाराव उम्मेद सिंह, यह आपका सही जवाब होगा। क्योंकि जो बूंदी में राजमहलों में जो निर्मित चित्रशाला है वह किसकी देन है? तो आपसे पूछा जाए तो याद रखना हमेशा महाराव उम्मेद सिंह। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो दोस्तों केसरी सिंह बारट ने दोस्तों चेतावनीरा चुंगटिया 13 सोरठे लिख करके भेजे थे दोस्तों मेवाड़ की महाराणा को। ठीक है ना? कौन सी भाषा में भेजे थे? तो ये आपको पता है डिंगल भाषा में भेजे थे। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में भेजे थे। ये महाराजा कौन थे उस समय मेवाड़ के? फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह जी को भेजा था। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को 13 सोरठे लिख करके डिंगल भाषा में भेजे थे। दिल्ली जा रहे थे तो दिल्ली जाने से इनको रोका था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? संत निरंदास जी। क्या सही है क्या ये बात? बिल्कुल भी गलत है ये। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक निरंजन दास नहीं है। जबकि कौन से? पहले भी एक क्लास में बता चुका हूं आपको कि आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी और इसको प्रश्न को अच्छे से नोट कर लो। क्योंकि निरंजनी संप्रदाय दिखते ही आपको निरंजन दास जी दिख जाएंगे, परंतु वहां नहीं जाना आपको संत हरिदास जी पे आंसर लगाना है। क्या लगाना है? संत हरिदास जी। और इनके दोस्तों प्रवर्तक अनुयायी कौन कौन है? आपको याद रखना है 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों निरंजनी संप्रदाय, एक तो निहंग प्रकार के और एक गरबारी। इनके उपदेश संग्रहित किस किस में? मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में विप्लव कहां प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है राजस्थान में विप्लव कहां प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में विप्लव कहां प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है नसीराबाद में। कहां पर हुआ था? राजस्थान में विप्लव कहां प्रारंभ हुआ था? तो नसीराबाद में प्रारंभ हुआ था विप्लव। राजस्थान में विप्लव कहां प्रारंभ हुआ था? फिर से आपको याद रखनी है
नसीराबाद में कब प्रारंभ हुआ था? आपको याद रखना है 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 की। और विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? आपको बताना है उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? तो जवाब हो जाएगा बप्पा रावल। उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय में हुआ था? तो आपको याद रखना है बप्पा रावल, या इन्हीं का नाम है कालभोज। ठीक है ना, इनके समय हुआ था एकलिंग जी मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो कौन थे जो बीकानेर के मुगल सम्राट थे? बीकानेर के जो नरेश थे उन्होंने मुगल सम्राट जो अकबर की क्या थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो आपको कमेंट करके बताना है, फटाफट से आप जवाब दीजिएगा सभी के सभी विद्यार्थी। तो आपको याद रखना है राव कल्याणमल। दोस्तों अपने जो है इनके सामने घुटने टेक दिए थे, किसके सामने? सम्राट अकबर के सामने। तो आपको याद रखना है किसने? राव कल्याणमल ने। अगला प्रश्न, राजस्थानी रामायण के रचनाकार किसे माना जाता है? राजस्थानी रामायण की रचनाकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों समय सुंदर को। किसको माना जाता है? राजस्थानी रामायण की रचनाकार माना जाता है समय सुंदर को। अगला प्रश्न, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नौगरी नामक जो आभूषण है वह हाथ में पहनते हैं। अब आपको मैं बहुत सारे आभूषण बताने वाला हूं, यहां पर बाजू के भी, कलाई के भी और हाथ की अंगुली के। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन जानते हैं बाजू के आभूषण। हाथ में बाजू होती है, तो बाजू के आभूषण का नाम सुनना ध्यान से, कान लगा के अच्छे से टिक टिक सुना ध्यान से सुनो। बाजू के आभूषण होते हैं जैसे टड्डा, आरत, अणत, तकमा, बाजूबंद और चुड़ला, गजरा, हार पान और बटूटा, ये होते हैं बाजू के। जबकि कलाई के आभूषण में बता देता हूं आपको, कलाई के आभूषण होते हैं जैसे चूड़ियां, फूंदना, मोकड़ी, कंगन, नौगरी, घोखरू, बंगड़ी, गजरा और पूंचिया, ये कलाई के आभूषण होते हैं। हाथ की अंगुली के आभूषण कौन कौन से होते हैं? तो आपने देखा होगा छल्ला, अंगूठी, मूंदड़ी, बीटी, दामना और हथपान, अरनी और छाप, ये सब होते हैं हाथ की अंगुली के आभूषण। तो आप याद रख लेना, आशा करता हूं मैं। अगला प्रश्न, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? बताइए जवाब। जवाब हो जाएगा एस.एन. सप्रू को। किसको? एस.एन. सप्रू को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आई मैदान और कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा चावल, गेहूं, सोयाबीन। अगला प्रश्न, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है? तो आपको बताना है जैसलमेर में। तो न्यूनतम वायुदाब किस जिले में? जैसलमेर में। दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बता देना चाहता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज ऑफर का अंतिम दिन है, पहले बता देता हूं। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? सेम की समस्या से प्रभावित कौन से जिले हैं आपको बताना है। सेम की समस्या वहीं होगी जहां पर पानी अधिक होगा। मतलब बताइए दोस्तों, तो कौन से जिले आपको बताएं यहां पर नहरों का पानी अधिक है? श्री गंगानगर और गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। तो इसलिए यहां पर सेम की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। यहां सेम से परेशान है यहाँ के आसपास के लोग, क्योंकि पानी रिसाव कर करके खेतों में आता रहता है और कीचड़ जैसा हो जाता है, लीचिंग। अगला प्रश्न, ये रहा, सुमेलित नहीं है, गलत है, आपको बताना है। आपको बताया महाराणा प्रताप हवाई अड्डा या डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में, सही बात है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, कोटा हवाई अड्डा कोटा में, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में नहीं है, आपको याद रखना है। जोधपुर में कौन सा है मित्रों? रातानाडा। रातानाडा हवाई अड्डा मैं बहुत बार बता चुका हूं। सूरतगढ़ तो श्री गंगानगर में, रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में। अगला प्रश्न आपके लिए,
ये रहा। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में हुई थी? तो आपको बताना है मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की जो हत्या हुई थी वो कहां हुई थी? तो आप सबको पता होगा नसीराबाद अजमेर में हुई थी। कहां पर हुई थी? नसीराबाद छावनी में हुई थी स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनाम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? बताओ आप। बनाम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, तो जवाब हो जाएगा बनाम नहीं, सॉरी, यहां पर क्या है? बनास। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कौन से संस्कृति को जाना जाता है? तो आपको याद रखना है आहड़ संस्कृति को दोस्तों, जो उदयपुर में स्थित है, आयड़ और बेड़च नदियों के किनारे। बनास की सहायक नदियां आयड़ और बेड़च, एक ही नाम है उनका, एक ही नदी है, वो अलग अलग नाम है एक ही नदी के। तो ये आहड़ संस्कृति को दोस्तों बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा के मर्त शरीर पर दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? महाराणा सांगा के मर्त शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? तो यह आप याद रखोगे मांडलगढ़ गांव। क्या हो जाएगा? मांडलगढ़ इसका सही जवाब होगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यहां पर महाराणा सांगा के मर्त शरीर का क्या किया गया? दाह संस्कार किया गया। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेराब का क्रमशः कहां के निवासी थे? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी कोटा में, उसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम बहुत बार पूछा जाता है। क्या क्या नाम है? तो जयदयाल मेराब का। क्वेश्चन आज अलग पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये कहां के रहने वाले थे। तो जयदयाल और मेराब का क्रमशः बताना है आपको कहां के रहने वाले थे। तो जयदयाल तो दोस्तों कहां के थे? क्या मथुरा के थे क्या? हाँ बिल्कुल, जयदयाल कहां के थे दोस्तों? मथुरा के। जबकि मेराब कहां थे? तो करौली के। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? तो आपको पता है किसके को सौंपा था? तो मेटकॉप को, चार्ल्स मेटकॉप को सौंपा था। आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बता दो। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे एक साथ और कमेंट करके बताएंगे कि क्लास में आज आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। और आज की क्लास में कुल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 40 टॉप इंपोर्टेंट क्लास में क्वेश्चन होंगे, जो कि ये क्लास बहुत इंपोर्टेंट होगी आपके लिए। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जवाब हो जाएगा विवाह के समय। किसके समय? विवाह के समय। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? जवाब हो जाएगा दोस्तों रामदेव जी। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है दोस्तों पोखरण जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में, उन्हीं को दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहां हिंदू मुस्लिम के लोग जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? बताना है आपको लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? तो जवाब हो जाएगा दोस्तों केला देवी माता मेला का दोस्तों लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है, मुख्य आकर्षण केंद्र है। और दोस्तों केला देवी मैया का मंदिर कहां पर है? करौली जिले में। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार कौन था? मंडन। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो वह था दोस्तों मंडन। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो आपको बता 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियां का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा सबसे ऊंची आपको पता है, वैसे तो गुरु सीकर है, गुरु सीकर से थोड़ा नीचे आएगी दूसरे नंबर की तो शेर है, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर तारागढ़ अजमेर। तो ये अपना क्या है सही सीक्वेंस होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध किससे है? तो राजस्थान में त्रिकाल का मतलब क्या होता है? तीन चीजों में अकाल पड़ जाना। त्रिकाल मतलब तीन चीजों में अकाल पड़ जाना, यानी कि अनाज की कमी होना, जल की कमी होना और चारे की भी कमी हो जाना, यानी कि तीनों चीजों की कमी हो जाए तो समझ जाना त्रिकाल हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्पीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो अल्पीसोल समूह की मृदा कहां मिलती है? तो यह मिलती है मध्य राजस्थान, अलवर, जयपुर, दौसा। अलवर, जयपुर, अलवर, दौसा, इनमें अल्पीसोल मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके लिए सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इधर मुख्य नदी दे रखी है, इधर दे रखी है सहायक नदी। चलो बताओ, आपको पता है साबरमती की सहायक नदी है वात्रक, माई की सहायक नदी कमला नहीं है, लूनी की सहायक नदी अनास है, चंबल की सहायक नदी परवन है। क्या अनास लूनी की सहायक नदी है क्या? गलत। कमला इसकी सहायक नदी है भाई। कमला जो है माई की सहायक नदी है, याद रखना। चंबल की सहायक नदी परवन है, जबकि लूनी की सहायक नदी अनास नहीं है। अनास किसकी सहायक नदी है? माई की सहायक नदी है अनास। तो अनास किसकी सहायक नदी है? माई की सहायक नदी है अनास, याद रखना। अनास है, जाखम है, सोम है, ये सब माई की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका है? यानी कि राजस्थान में ऐसी एक आपदा है जो बहुत ही कम आने की संभावना है, ना के बराबर संभावना है। तो सुनामी, राजस्थान में सुनामी आते आते थक जाएगी, आएगी नहीं यहाँ तक, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में सुनामी आने के कोई चांस नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है ऐसा क्वेश्चन है उदयपुर। अगला प्रश्न, भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान में निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? तो कौन सी संपदा में एकाधिकार नहीं रखते हम? तो पेट्रोलियम में कोई एकाधिकार नहीं है, जबकि और जस्ता, संगमर, शीशा वगैरह में तो है। उसके अलावा आपने सुना होगा सेलेनाइट, तांबड़ा, जास्पर, उसके अलावा ओलेस्टोनाइट, इन सब में एकाधिकार है राजस्थान का। अगला प्रश्न, मानसी वाकल परियोजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? तो मानसी वाकल जो परियोजना है इसके द्वारा कौन से शहर को पानी की सप्लाई की जाएगी? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर को। किसको? उदयपुर को। अगला प्रश्न, कंवरसेन लिफ्ट नहर का द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? कंवरसेन, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि कंवरसेन जी का संबंध कहां से है? तो कंवरसेन जी मतलब बीकानेर से। तो बीकानेर से संबंध होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो बताओ, तो बीकानेर नागौर में कोई लेना देना नहीं है, अपने को गंगानगर से मतलब है। तो बीकानेर और गंगानगर इसका सही जवाब होगा कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना का। तो दोस्तों आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके बताना। अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आज रात 12 बजे 31 मार्च रात 12 बजे दोस्तों आपका फोर्थ क्लास की, फोर्थ ग्रेड की, जैसे भी समझो आप, फोर्थ क्लास टेस्ट सीरीज की दोस्तों आज ऑफर की लास्ट डेट है। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज रात के 12 बजे बाद आपको 249 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगी। कितने में? 249 में मिलना शुरू हो जाएगी कल से ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो जिनको ऑफर लाभ उठाना है उठा लेना। डिस्क्रिप्शन में से ऐप का लिंक है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है, और कैसे डाउनलोड करना है मैं बता देता हूं, अभी आप लोगों को ध्यान से देखो। तो दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां सर्च करना है ऐसे स्टडी IQ अकेडमी, सर्च कर लोगे। ये सर्च करते इस प्रकार का लोगो आपको दिख जाएगा। जैसे ये लोगो दिख जाए वहां डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करने का, इंस्टॉल आप कर लीजिएगा। इंस्टॉल करते ही आपको वहां पर ओपन करना है।
जैसे ओपन करोगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। ओपन करते एक जगह रजिस्टर लिखा होगा, नीचे लॉगिन, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार फिर से आ जाएगा। यहाँ नाम डालना अपना, यहाँ अपने मोबाइल नंबर, यहाँ अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पासवर्ड अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ पर किस राज्य से हो आप, वो आप राज्य अपना लिख देना, चॉइस कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर चेक बॉक्स का क्लिक है, इस पर क्लिक कर देना। नीचे पे रजिस्टर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे जैसे रजिस्टर पे, तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर लिखा मिलेगा थोड़ा सा नीचे देखो, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, इनके नीचे देखोगे तो यहाँ टेस्ट सीरीज लिख रहा है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। कर दिया टेस्ट सीरीज पे क्लिक, तो आपको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते ऊपर ही ऊपर नजर आएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ आएगा राजस्थान 4th क्लास भर्ती 2025 टेस्ट सीरीज। 200 टेस्ट पेपर मिलेंगे यहाँ पर। कितने? 200 टेस्ट पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। देखो कितने में लिखी आ रही है अभी टेस्ट सीरीज, 149। वैसे कितने की थी? 1000 की। कल से 249 मिलेगी। बाय नाउ पे क्लिक करना, आप कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी आज। आपको सीधा जाना है, नीचे पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करते यहाँ लिखा हुआ है पे, तो आप सीधा पे कर देना। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, पासवर्ड अपना डाल डुल के, और आपकी टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी। और आज से टेस्ट देना शुरू कर देना आप लोग। दोस्तों यदि आप टेस्ट सीरीज ले लेते हो तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपकी तैयारी दोस्तों आसमान छू जाएगी। आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो सभी के इससे निवेदन है, फटाफट से आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दे और आप इस टेस्ट सीरीज को ले ले, जिन्होंने नहीं ली है, और जिन्होंने ले रखी है अच्छी बात है उनके लिए। तो ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करेंगे और नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ठीक है ना? धन्यवाद।